हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बच्चों अपना कंप्लीट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, और उसमें हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। क्लासिफिकेशन सर्वेइंग के अंदर बच्चों हमने प्राइमरी सर्वे पढ़ा, उसके बाद हमने लैंड बेस्ड सर्वे के बेस पढ़ा, उसके बाद हमने जो इंस्ट्रूमेंटल सर्वेइंग होता है और पर्पस बेस्ड सर्वे होता है, और पढ़ा था हमने एम्प्लॉयड मेथड सर्वे के बारे में। हमने क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा इस वीडियो में जो लेक्चर होने वाला है, सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बच्चों अपने कंप्लीट दो टॉपिक डाले थे बेसिक प्रिंसिपल सर्वेइंग के, जिसे जैसे इस तरीके से कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, जो अंश से पूर्ण से अंश की तरफ जब हम बढ़ते हैं, पूर्ण से जो मतलब होल होता है। सपोज होल क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है, और उस बहुत बड़े एरिया को छोटे छोटे पॉइंटों में बांटते हुए उसकी मेजरमेंट जब करते हैं, तो उसमें जो एरर्स का लोकलाइज, मतलब जो उसमें एरर्स को मिनिमम लेके मिनिमम की तरफ बढ़ाते हैं। यदि हम पार्ट टू होल चलेंगे, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे तो एरर आपकी बढ़ती जाएगी। बट यदि आप बड़े से छोटे की तरफ बढ़ेंगे, सपोज दैट कुछ एरिया है, सपोज दैट एक लाइन है, और ये यहाँ से इन दो पॉइंटों से, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हुआ, ठीक है, सपोज दैट, तो यहाँ से जब हम बढ़ते हैं बड़े से छोटे की तरफ जब जाएंगे तो क्या होंगे, एरर, और उसमें उसको जाएंगे कैसे, पार्टों में जाएंगे। तो पार्ट कैसे मानेंगे, सपोज एक पार्ट ये माना, एक पार्ट ये माना, छोटे छोटे पार्टों में इसको डिवाइड करते चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे हम बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी एरर कहीं ना कहीं बच्चों वो घटती चली जाती है, ठीक है। तो बस यही क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, जो हमारा जब भी सर्वे करेंगे तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट जाएंगे, ठीक है, क्या जाएंगे, होल टू पार्ट जाएंगे, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट बच्चों उसमें वर्क करते हैं, ठीक है। तो हम इस लाइन से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज में ए और बी को एक बड़े, इनकी लेंथ ज्यादा होगी, फिर इस लाइन को क्या करेंगे, एक लाइन है, लेंथ काफी लंबी लाइन है, लेंथ है, और इस लेंथ को क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करेंगे, और उस डिवाइडेशन को क्या करेंगे, उसको छोटे पार्ट में डिवाइडेशन करते हुए उसकी मेजरमेंट को बढ़ाएंगे। बट यहाँ पे एरर होगी, पर एरर की संभावना बहुत कम होगी। वो जो लास्ट वाला पॉइंट बचेगा, सपोज ए और बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये ई होगा, तो ई डैश पर ही इसकी एरर सारी आ जाएगी। तो ई डैश पर जो ई डैश हमारा पॉइंट मिलेगा, तो वो सारी एरर कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी, आपकी ई पॉइंट पर, ठीक है। तो वो सारी एरर एक जगह आके इकट्ठी हो जाएगी, वो अलग अलग पॉइंट पर आपकी एरर शो नहीं होगी। तो इसलिए ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो त्रुटि का समापन होता है, जो लोकलाइज होता है, वो एक ही पॉइंट पर होकर हो जाता है। कितना होता है, एक ही पॉइंट पर वो समाप्त हो जाता है। और जो इसमें जो एरर्स होती है वो कौन सी होती है, संचयित त्रुटियों को रोका जाता है। जो इसमें संचयित त्रुटि, कम्युनिटी कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो उन एरर्स को क्या होता है, वो बच्चों रोकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। देन दूसरा पॉइंट बच्चों क्या होता है, दूसरा पॉइंट रहता है लोकेटिंग न्यू पॉइंट। जो भी आप नया पॉइंट लेते हैं, किसी भी, सपोज दैट कोई ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर आपको कोई नया पॉइंट स्थापित करना है, ठीक है, तो उस नए पॉइंट को स्थापित करने के लिए आपको दो रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। तो उससे क्या होगा, उससे आप जो तीसरा नया पॉइंट आएगा उसकी पोजीशन को लोकेट किया जा सकता है। इसके तीन मेथड होते हैं बच्चों। सबसे पहले सपोज है ट्राइंगल के द्वारा, जो हम क्या करते हैं, ए और बी कोई पॉइंट ले लिया, अरे ये ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल की हेल्प से क्या करा, ए और बी एक लाइन है और यहाँ से कुछ एंगल्स होंगे, उस एंगल्स की सहायता से क्या करेंगे, हम तीसरे पॉइंट को बच्चों लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बाय ट्राइंगल हो गया। देन उसके बाद सपोज दैट कोई एक मेथड ये होता है कि हम क्या करते हैं, ए और बी कोई लाइन ले ली और उस पर परपेंडिकुलर एक 90 डिग्री का कोण डाला, और उसकी हेल्प से डिस्टेंस मेजर करते हो, कितनी डिस्टेंस में मेजर था पॉइंट, उस पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो, दो पॉइंटों की हेल्प से हमने तीसरे पॉइंट को फाइंड कर लिया। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तीसरा पॉइंट आता है। इसमें तीसरा पॉइंट कहते हैं कि सपोज ए और बी कोई लाइन है और हमारे पास सिर्फ एक ही एंगल है, ठीक है, एक एंगल है। तो उस एक एंगल, जैसे अल्फा की वैल्यू है, तो अल्फा की वैल्यू से क्या कर सकते हैं, हम तीसरे पॉइंट को फाइंड आउट किया कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीन मेथड के द्वारा हम इस पोजीशन को लोकेट करते हैं। तो तीनों को आप नोट करेंगे जल्दी से इसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे एरर्स, ठीक है, जो हमारे सर्वेइंग के अंदर एरर्स आती हैं उसको हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं, जल्दी से नोट करेंगे। और ये डिटेल में जो भी डिटेल में होगी इसकी डेफिनेशन फॉर्म में, जैसे हमने समझा इस तरीके की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप। यदि आपको इसकी डिटेल डेफिनेशन चाहिए तो आपको पीडीएफ के थ्रू बच्चों
हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है @हैज ट्रैक्टिव क्लासेस, इसी नाम से बच्चों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो आप वहाँ पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे सारी PDF आपको मिल जाएगी। चलिएगा, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बच्चों इसमें देखेंगे जो हमारे सर्वेइंग के दौरान जो हमारी एरर्स आती हैं, उन एरर्स को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी एरर्स इन सर्वेइंग। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी एरर्स इन सर्वेइंग। चलिए, नेक्स्ट है आपकी एरर्स इन सर्वेइंग। एरर्स इन सर्वेइंग। चलिए, नेक्स्ट हैंड डालेंगे बच्चों। नेक्स्ट हैडिंग है एरर्स इन सर्वेइंग। आप हिंदी में लिख सकते हैं सर्वेक्षण में त्रुटियां। ठीक है, ये बच्चों पूछी जाती है। जो सर्वेइंग के अंदर जो एरर्स आती हैं, ठीक है, जो सर्वेइंग के अंदर हमारी एरर्स आती हैं, वो एरर्स आपकी 3 तरह की होती हैं। एक तो होती है आपकी बच्चों जो आपकी प्राकृतिक के द्वारा आती है, ठीक है, जो प्राकृतिक त्रुटि होती है। दूसरी होती है आपकी बच्चों प्राकृतिक होगी, और एक होती है उपकरण के द्वारा, जैसे जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उपकरण के द्वारा, उपकरण त्रुटि। और तीसरी होती है बच्चों आपको व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें प्राकृतिक त्रुटि कैसी त्रुटि होती है उसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें इंग्लिश में देखिए नेचुरल त्रुटि। कैसी होती है? नेचुरल एरर। कैसी होती है? नेचुरल एरर होती है। ठीक है, दूसरी होती है बच्चों इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, और ये होती है पर्सनल एरर। ठीक है, तीनों को ही बच्चों आप इसमें समझ के लिख सकते हैं। आपके सपोज दैट आपसे ये पूछा जाता है कि सर्वेक्षण में जो त्रुटियां होती है कौन कौन सी होती है? 3 तरह की होती हैं। तो आप प्राकृतिक त्रुटि लिख सकते हो, उपकरण त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। प्राकृतिक त्रुटि क्या होती है? जो आप इसमें लिख सकते हैं इसी के अंदर, जो प्राकृतिक के कारण, जैसे प्राकृतिक मान लीजिए जो आपका एटमॉस्फेयर है या टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण या वर्षा के इफेक्ट के कारण या जो मौसम खराब होने के कारण जो भी उसमें एरर्स आती हैं उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसमें जैसे कि वर्षा हो गई, वर्षा, खराब मौसम, सर्दी के कारण जो एरर्स आती हैं वो क्या होती है बच्चों? आपकी प्राकृतिक त्रुटि के अंतर्गत आती हैं। यदि हम बात करें इंस्ट्रूमेंटल की त्रुटि के कारण, जो इंस्ट्रूमेंटल जो उपकरण के खराब या सही से यूज न करना। ठीक है, आपकी ये एरर हो सकती है। देन यहां पे लिख सकते हैं इसको न करना। ठीक, देन उसके बाद व्यक्तिगत त्रुटि कौन सी होती है? जो सर्वेयर है जो सर्वे कर रहा है उसकी लापरवाही के कारण जो त्रुटि होती है उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। आप लिख सकते हैं इस तरीके से सर्वेयर के द्वारा की गई गलत मेजरमेंट या
गलत इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने में। तो जो इस तरीके से त्रुटि होती है उसको क्या कहते हैं हम, पर्सनल एरर में बच्चों इसको नोट कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। चलिए चलिए दूसरी नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चों आप इसी में, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, त्रुटियों का वर्गीकरण कैसे लिख सकते हैं हिंदी में, इसमें लिख सकते हैं त्रुटियों का वर्गीकरण। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं त्रुटियों का वर्गीकरण। तो चलिए सबसे पहले जो हमारी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो दो तरीके की हमारी क्लासिफिकेशन होती है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर होती है वो दो तरीके से, दो टाइप की होती है। सबसे पहली जो होती है वो होती है बच्चों आपकी संचयी त्रुटि। कैसी होती है आपकी, संचयी त्रुटि। ठीक, दूसरी होती है बच्चों आपकी प्रतिकारी त्रुटि। इसको बच्चों क्या कहते हैं, प्रतिकारी त्रुटि। ठीक है, दूसरी होती है हमारी प्रतिकारी त्रुटि। ठीक, इसको जो हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो संचय त्रुटि होती है बच्चों, जो हमारी संचय त्रुटि है, संचय त्रुटि को इंग्लिश में कहते हैं कम्युलेटिव एरर। क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव एरर। कम्युलेटिव एरर। ठीक है, देन इसके बाद हमारी जो प्रतिकारी त्रुटि होती है बच्चों, वो जो प्रतिकारी त्रुटि होती है उसको क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर। क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर। कम्युलेटिव होती है, यू हो रहा है, कम्युलेटिव एरर, और इसको कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। इसमें नोट कर लेंगे, इंग्लिश में दोनों तरीके से बच्चे नोट करते हैं क्योंकि कभी कभी क्या करता है वो कम्युलेटिव ही एरर देता है इंग्लिश में भी, हिंदी में लिख के। तो आपको इनके दोनों तरीके से पता होना जरूरी है। संचय त्रुटि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्युलेटिव एरर्स, और प्रतिकार त्रुटि को कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर एक एक करके इनको बच्चों हम समझते हैं। चलिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इसी में के अंदर कम्युलेटिव एरर। फर्स्ट है हमारी कम्युलेटिव एरर। ये कैसी एरर होती है, यह है जैसे कि सपोज दैट हमने कोई एक वर्क यहां से यहां तक वर्क किया और यहां से स्टार्ट किया और यहां तक जाना है, तो ये क्या होगी, ये एरर एक ही दिशा में बढ़ती रहती है और एक साथ ही ऐड होती चली जाती है। सपोज दैट यहां से यहां तक मेजर करा, फिर जो यहाँ पे आ रहेगी वो इससे आगे ऐड हो जाएगी, फिर इससे आगे, तो इस तरीके से एरर ऐड होती चली जाती है। ठीक है, तो वो यदि वो मेजरमेंट हम यहाँ से यहाँ तक किया, यहाँ से यहाँ तक हमने किया और फिर इसमें एरर फिर बढ़ गई, तो जो यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दिखाएगा वो ज्यादा दिखाएगा। ठीक है, तो लेंथ वो ज्यादा दिखाएगा, तो इस तरीके से इसकी एरर्स बढ़ती चली जाती हैं। तो आप डेफिनेशन के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा, यहां तक लिख लिया जल्दी से। चलिए इसके बाद हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे संचयी त्रुटि, त्रुटि एक ही दिशा में संचयी होती रहती है, मतलब एक ही दिशा में ऐड होती रहती है।
ठीक है, संचय मतलब ऐड होती रहती है, जुड़ती चली जाती है। यह वास्तविक में अधिक या वास्तविक में कम होती हैं। या तो ये बढ़ती है या फिर ये घटती ही चली जाती है। ये कभी भी ऐसे नहीं होती या तो घटेगी फिर बढ़ेगी, नहीं, या तो ये घटती घटती चली जाएगी या फिर ये बढ़ती बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इसको ऐसी एरर्स को क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव एरर कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन फॉर्म में आप लिख सकते हैं इजिली। ठीक है, चलिए इसके बाद यदि हम बात करें, दूसरी आती है बच्चों, दूसरी होती है हमारी जो हमने अभी पढ़ी, वो होता है कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, तो इसको जो हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिकारी त्रुटि। प्रतिकारी त्रुटि। ठीक है, चलिए इसकी यदि हम डेफिनेशन की बात करें, प्रतिकारी त्रुटि, इसमें डेफिनेशन लिख देंगे प्रतिकारी प्रतिकारी त्रुटि किसी सर्वे क्षेत्र में घटती या बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, जो एक दूसरे को एक काटती रहती है। इस तरह की त्रुटि को प्रतिकारी त्रुटि कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए ये दोनों डेफिनेशन नोट करेंगे और इसमें इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए इसके बाद हमारा बच्चों जो आगे आता है उसमें फिर बात करेंगे हम अपना जो हमारे लीनियर डिस्टेंस होती है, जो मेजरमेंट हम करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट की बात करेंगे। जो हमारे डिस्टेंस मापने की दूरियां होती है वो कौन कौन सी होती है, किस तरीके से मापते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये दोनों आपने दोनों क्लासिफिकेशन बच्चों कंप्लीट कर लिए होंगे। जो आपकी डेफिनेशन के फॉर्म में पूछी जाती है वो सिर्फ आपकी इतनी आती है। ठीक है, यदि इनको डिटेल में पढ़ना है तो वो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम कराएंगे। सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। चलिए अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग होगी दूरी मापने की विधियां। ये भी पूछ लेता है कि आपकी दूरी मापने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं मेथड ऑफ लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट। क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको इंग्लिश में लिखेंगे मेथड ऑफ लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, आप इस तरीके से इसमें इंग्लिश में लिख सकते हैं और हिंदी में, दोनों तरीके से बच्चों लिखेंगे। तो ये हमारी दो तरीके से होती है। ये हमारी जो होती है दो तरीके की होती है। पहली होती है, फर्स्ट होती है बच्चों डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और
दूसरी होती है बच्चों इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से होती हैं। डायरेक्ट को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विधि, और इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो यदि हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड की बात करें, डायरेक्ट मेथड वाली जो दूरी हम या मेजरमेंट करते हैं वो कौन कौन सी डिवाइस होती है जो हमारे डायरेक्ट में यूज होती है, जो डायरेक्टली हम हाथ में लेकर या ऑन फील्ड जो डिवाइसेस यूज करते हैं उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या होती है, जैसे कि हम किसी मेथड के द्वारा या किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इनडायरेक्ट तरीके से जो यूज करते हुए उस डिस्टेंस को ज्ञात करते हैं उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो दोनों को एक एक करके समझते हैं, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। देखिए, चलिए सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में जो हमारा कौन कौन जो डिवाइस यूज होती है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं इस विधि में इंस्ट्रूमेंट प्रत्यक्ष रूप से यूज किए जाते हैं, किए जाते हैं, जो निम्न है। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड होता है डायरेक्ट मेथड में, जो सबसे पहले हम यूज करते हैं वो होती है बच्चों कदम गिनकर, कदम गिनकर। ठीक है, जिसको कहते हैं पेसिंग। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, पेसिंग। पेसिंग मतलब कदम के द्वारा, जो कदम का एवरेज, सपोज दैट हम घूमते हुए जो हम एक नॉर्मल चाल चलते हैं, जैसे कि सपोज दैट एक नॉर्मल चाल चलते हैं, जो हमारे कदम होते हैं, तो हमारी नॉर्मल कदम की डिस्टेंस जो होती है उसके द्वारा भी मेजर करते हैं। जैसे सपोज हम कदम की बात करें तो ये वाली जो एवरेज ली जाती है, इसका जो एवरेज लिया जाता है वो बच्चों, वो एवरेज आपका होता है 75 से 80 सेंटीमीटर होता है। कितना, 75 से 80 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस हम एवरेज लेके चलते हैं कि हमारा जो कदमों की डिस्टेंस होगी, एक कदम की डिस्टेंस वो कितनी होगी, 75 से 80 सेंटीमीटर के अराउंड बच्चों लेते हैं। देन दूसरा होता है बच्चों आपका पासोमीटर, जो आपका होता है कदम मापी, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, कदम मापी द्वारा। ठीक है, हिंदी में कहते हैं कदम मापी, जिसे बोलते हैं पासोमीटर, पासोमीटर। इसमें क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो आपको डायरेक्ट तरीके से उसका मेजरमेंट करके देती है। इसमें क्या करते हैं हम, कोई एक डिवाइस होती है उसको क्या करते हैं पॉकेट में रखकर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट, यंत्र को पॉकेट में रखकर कदमों की संख्या से डायरेक्ट मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं। देन तीसरा होता है बच्चों आपका बाई पेडोमीटर। ठीक है, जो पेडोमीटर होता है
पेडोमीटर हो गया। चौथा होता है बच्चों, इनको एक एक करके लिखेंगे जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करो पहले, इसके बाद हम आगे इसमें लिखेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे, 2 को लिख लीजिए आप। यहाँ तक लिख लिया, चलिए। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, तीसरा है पेडोमीटर। पेडोमीटर द्वारा इसमें क्या होता है, जो हमारी पेडोमीटर के द्वारा जो पैर में एक यंत्र को बांधे जाता है और उसके द्वारा डायरेक्टली क्या होता है, मीटर में वो डिस्टेंस कैलकुलेशन हो जाती है उसके अंदर ही, ठीक है। तो जितने हम कदम रखेंगे वो प्रत्येक कदम पर क्या होगी, वो डिस्टेंस को मेजर कर लेता है और डायरेक्टली तरीके से मीटर में इसमें शो हो जाती है। दूसरा होता है बच्चों आपका स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर इसमें क्या होता है, इस स्पीडोमीटर द्वारा ऐसे लिख सकते हैं, स्पीडोमीटर द्वारा क्या करते हैं, जो हमारे मोटर व्हीकल होते हैं उनके अंदर एक मीटर लगा होता है, जो रिंग पर सर्कल जितना हमारा ये सर्कल रोटेट करता है, ये इस पे ही डिवाइस पे लगा दिया जाता है और सीधी सीधी जैसे मोटरसाइकिल हो गई, ठीक है, जो कार्स हो गई, सब किस पे वर्क करती हैं, वो स्पीडोमीटर पर ही वर्क करती हैं। अब वो मॉडिफाई हो गई, बट सारी चीजें क्या है, इस पे आधारित है, ठीक है। जितने रोटेट करेगा, सपोज यहाँ से इसने चलना, पूरा सर्कल रोटेट करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका सर्कल का डायल निकाल के इसमें सीधे से डायरेक्टली मीटर में डिस्टेंस आ जाती है, ठीक है, स्पीडोमीटर द्वारा। देन उसके बाद आता है बच्चों डायरेक्ट चैन द्वारा, चैन या टेप के द्वारा। चैन या टेप के द्वारा हम सीधे सीधे डायरेक्टली, चैन होती है, चैन को डायरेक्टली फैलाकर उसके सीधे सीधे डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और टेप के द्वारा भी हम डायरेक्ट तरीके से उसको किसी भी दूरी को, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड की। जो इनडायरेक्ट मेथड हमने यहाँ पे दूसरा वाला जो पढ़ा था, ठीक है, उसमें इस इनडायरेक्ट तरीके से किस तरीके से करते हैं, बाय एंगुलर, जैसे कि जो यंत्र होते हैं हमारे, जिसमें एंगल के द्वारा कुछ एंगल्स मेजर कर लिया जाता है, उस एंगल की हेल्प से क्या करते हैं हम, उसकी दूरी को या डिस्टेंस को मेजर कर ली जाती है, ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके में। लिखेंगे दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, इस मेथड में क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले हम जो यूज करते हैं वो बाई ऑप्टिकल मेथड, बाई ऑप्टिकल, जो प्रकाशीय गुनिया होती है, बाई ऑप्टिकल मेथड द्वारा, ठीक है। तो आप इसमें ले सकते हैं प्रकाशीय यंत्र द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑप्टिकल होता है इसमें एंगल्स के द्वारा, सपोज दैट हमारा यहाँ से यहाँ तक कुछ एरिया है, तो उसमें क्या करेंगे, एंगल्स डालेंगे और इस एंगल्स की हेल्प से क्या कर लेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर हमारे कुछ इस तरीके से दो, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, यहाँ से हमने लंब डाला और ये एंगल कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो गुनिया के द्वारा भी आप उसको मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से मेजरमेंट किया जा सकता है उस एरिया का, ठीक है। तो आप देन दूसरा होता है बच्चों, दूसरा होता है आपका जो रेज द्वारा, जैसे जो किरणें होती हैं, जैसे कि आप मान लीजिए विद्युत चुंबकीय, विद्युत होता है, विद्युत चुंबकीय किरणों द्वारा भी क्या कर सकते हैं बच्चों, मेजरमेंट किया जाता है। ये क्या होता है, सब इनडायरेक्ट मेथड होता है। जो हमारी लेजर होती है, आजकल डिजिटल फॉर्म में भी आपके टेप्स आ गए हैं, तो उनके द्वारा क्या होता है, जो रेज होती है तो उस रेज की का डिस्टेंस मेजर कर ली जाती है, ठीक है। तो वो विद्युत चुंबकीय किरणों पर ही आधारित होते हैं। तो ये सब क्या थे आपके बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड में यूज किए जाते हैं। ये आपको इंस्ट्रूमेंट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप जब सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे गूगल पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये मेथड्स आप यूज करते हैं जहाँ पे आपकी पहुँचना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। सपोज दैट एक रिवर है, ठीक है, कोई रिवर है, यहाँ पे एक रिवर है,
तो आप डायरेक्ट तरीके से एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, तो इनका डायरेक्ट तरीके से मेजरमेंट नहीं कर सकते कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आप डायरेक्ट तरीके से मेजर नहीं कर पाएंगे। या तो आप इसके द्वारा करो, ठीक है, या फिर इसके द्वारा करो। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई एक रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे कोई भी, या यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं माना तो यहाँ पे ले लिया। इसके द्वारा नहीं कर सकते, ये वाला मेथड अगर यूज नहीं हो सकता, यहाँ पे इसके अंदर पहुंचना इम्पॉसिबल है, तो इसको भी ड्रॉप करेंगे। इसमें फिर क्या करेंगे, ये वाला मेथड अपना सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट यंत्र यूज लगाएंगे और एक यहाँ पे कोई ऑफसेट रखेंगे, इसकी जो किरण होगी वो यहाँ पे पड़ेगी, तो डायरेक्टली तरीके से आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड है, आगे हम जब पढ़ेंगे डिटेल में एक एक चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट होगा उसमें सारे मेथड्स हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों अपना मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। जो हमारा एंगुलर मेजरमेंट होता है वो किस तरीके से कर सकते हैं, या ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है, वो किस तरीके से करते हैं। देखिए वो हम या तो कंपास के द्वारा कर सकते हैं, या सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, छोटे उपकरण होते हैं, उनके द्वारा बच्चों हम एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं। मोस्टली जिसमें एंगल पढ़े जाते हैं उनको एंगुलर मेजरमेंट द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा सेकंड जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों वो है मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट, मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। जो कोणीय मापन होता है उसके जो मेथड है वो हम कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो हम इसमें यूज करते हैं बच्चों, ठीक है, जो हम इसमें यूज करते हैं वो होता है कंपास, और दूसरा होता है, देखिए कंपास जो एंगल, कंपास से क्या पढ़ते हैं हम, एंगल, और दूसरा होता है बॉक्स सेक्सटेंट, ठीक है, या फिर होती है बच्चों थियोडोलाइट, ठीक है। ये सब इंस्ट्रूमेंट क्या है, इनके अंदर हम एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि हमने मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे पढ़ा था, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि जो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, तो कंपास के अंदर बच्चों क्या कर सकते हैं हम, एक एंगल पढ़ते हुए किसी भी एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दैट इसमें क्या बच्चों एंगल पढ़ा जा सकता है, एंगल रीड किया जा सकता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है एंगल और डिस्टेंस, इसमें बच्चों क्या होता है एंगल हम रीड कर सकते हैं, ठीक है, एंगल रीड कर सकते हैं, और इनके द्वारा क्या कर सकते हैं हम किसी भी एरिया की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं या एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज यहाँ से इस तरह का कुछ एरिया है, तो इन पॉइंटों को सपोज दैट एक पॉइंट माना, ये ए माना, ये हमने बी, ये हमारा सी, और ये डी, और ये ई। तो इन पॉइंटों पे सब पे क्या हम एंगल लेके यहाँ से इसका एंगल निकालेंगे, फिर यहाँ से इसका एंगल निकालेंगे। तो इन एंगल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, पूरे एरिया को कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एंगुलर, जहां पर आपका एंगल्स यूज हो रहे हो उसको क्या कहते हैं, एंगुलर मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए सॉरी। उसके बाद बच्चों आता है मेजरमेंट एंड यूनिट्स, हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट एंड यूनिट्स। देखिए आपको हेडिंग डालना, मेन हेड डालेंगे आप मेजरमेंट, जिसको कहते हैं हिंदी में मापन, ठीक है। ये बच्चों दो तरीके से करते हैं हम इसमें, एक होता है आपका लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट, एक होता है बच्चों दूसरा मेजरमेंट क्या था, एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। इसको कहते हैं रैखिक
मापन और इसको कहते हैं कोणीय मापन हिंदी में। देखिएगा, जो हमारा मेजरमेंट होता है दो तरीके से होता है, एक तो लीनियर मेजरमेंट होता है, एक होता है एंगुलर मेजरमेंट। दो तरीके से मेजरमेंट करते हैं। अब जो एंगुलर मेजरमेंट होता है या रेखीय मेजरमेंट होता है, तो इसमें बच्चों हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, इसके बाद हम एंगुलर मेजरमेंट की यदि बात करें, जो सॉरी लीनियर मेजरमेंट की बात करें, इसके अंदर बच्चों हम हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जो हमारा लीनियर मेजरमेंट होता है, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट जो होता है उसमें क्या करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसमें आती है मेजरमेंट की। जैसे कि सपोज दैट हमारा 10 mm बराबर कितना होता है, तो वो होता है 1 सेंटीमीटर। या आपसे कहते हैं वो 100 mm बराबर कितना होता है, तो वो 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। या फिर वो कहते हैं 1000 mm बराबर कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर वो कह दे बच्चों 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1 मीटर, ठीक है। तो ये यूनिट कन्वर्जेशन भी आपको पता होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं बच्चों, मीट्रिक सिस्टम कहते हैं। इसमें इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मीट्रिक सिस्टम। क्या कहते हैं, मीट्रिक सिस्टम, ठीक है। एक होता है ब्रिटिश सिस्टम। क्या होता है, ब्रिटिश सिस्टम, जो अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, जो हमारा अंग्रेजों के द्वारा होता है, जिसको कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम में क्या था, जो हमसे हमारा 12 फुट है, तो 12 फुट में कितने इंच होगा, या 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होगा, ये क्या था, ये सब आपको दिया था बच्चों किसने, कि ये ब्रिटिश ने दिया। जैसे कि हमारा सपोज है 12 इंची, इसको ले लो 12 इंची है, तो 12 इंची में कितना होता है बच्चों, 1 फीट होता है। 12 इंची में कितना होता है, 1 फीट होता है, ठीक है। या आपसे कह दिया जाए कि आपका 1 इंची या 1 फीट में कितना होता है, तो 12 इंची होता है, ठीक है। इंची में आपके दो, आपको ऊपर इस तरीके से सिंबल लगाने होते हैं, ठीक है। और वो कहते जैसे कि सपोज दैट 3 फीट है, ठीक है। 3 फीट में कितना होता है, 1 गज होता है, पूरा पूरा कितना होता है, जिसको इनमें कहते हैं यार्ड, ठीक है। 3 फीट में कितने गज होते हैं, 3 फीट में 1 गज होता है। 3 फीट में कितना होते हैं, 1 गज होता है। जो गज नहीं होता कपड़ों को, कपड़े नापने वाला, तो उसमें कितना होता है बच्चों, 1 गज होता है। 1 गज में कितने, 3 फीट होते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। अब यदि हम इसको कन्वर्जन करें सेंटीमीटर और इंच में, तो 1 इंच बराबर, जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मैं लिख देता हूँ कि यहाँ, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, उसको रफ कर देंगे बाद में, पहले इसको करते हैं। जैसे कि हमारा सपोज दैट हम करें कि 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। कितने, 1 इंच में इतने सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब सपोज दैट वो कह दे कि 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होता है, 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे, देखो कितने सेंटीमीटर, 1 फुट में जो कितने सेंटीमीटर होगा, चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे मैं बताता हूँ कि 1 फुट में कितने इंच होता है, ठीक है। 1 फुट में जो बच्चों होता है आपका, लिख सकते हैं इसमें 0.3948 सेंटीमीटर होता है। किसमें, 1 फीट में।
अब यदि वो पूछे कि 1 मीटर में कितने फीट होता है, तो होता है 3.28 फीट होता है। कितना, इतने फीट होता है 1 मीटर के अंदर। कितना बच्चों, इतने मीटर आता है। तो बस ये आपकी थोड़ी सी कन्वर्सेशन आपको पता होना चाहिए। ये आपका यूनिट मेजरमेंट में ही आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे हम पढ़ते हैं अपना एंगुलर मेजरमेंट में। चलिए बच्चों, यदि हम एंगुलर मेजरमेंट की बात करें तो एंगुलर मेजरमेंट में बच्चों क्या होता है, इसमें हम देखेंगे, इसमें दो पॉइंट्स का रेफरेंस लेकर किसी दूरी को मापना, ठीक है, वो क्या कहता है, कोणीय मापन कहलाता है। तो उसमें रेफरेंस में करते क्या है बच्चों, रेफरेंस में जो एंगल्स आते हैं उन एंगल्स के हेल्प से हम मेजर करते हैं। अब ये जो मेजरमेंट होता है, जैसे कि हमने कोई भी एंगल लिया, ठीक है, या ट्राइंगल्स बनाया, ठीक है, या फिर जो भी हम मेजरमेंट करें, सपोज दैट हमने यहाँ से कोई लाइन ली, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, ए और बी, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट तक का तो पॉइंट पता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमें एंगल यहाँ पे गिवन होगा, या फिर यहाँ से यहाँ तक का भी एंगल हमें गिवन होगा, तो हम ये तीसरे पॉइंट की पोजीशन को इन दो पॉइंटों की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या गिवन रहा, एंगल, ठीक है। या फिर हमें यहाँ तक पहुंचना था इस पॉइंट तक, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का एंगल निकाल देंगे, इस पॉइंट का एंगल एक ग्राफ बनाकर तैयार कर सकते हैं शीट पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप बच्चों इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो ये मेजरमेंट होता है, ये दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट भी किया जा सकता है बच्चों इसमें, और वर्टिकल मेजरमेंट भी किया जा सकता है। कौन सा, वर्टिकल। तो वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी, किसकी हेल्प से, एंगल की हेल्प से, ठीक है। अब इसमें जो एंगल्स आते हैं, जैसे कि बच्चों सपोज दैट अब हम कह दूं कि आपका बच्चों जो 360 डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री के एंगल में रेडियन बराबर जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा रेडियन होता है, या 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, इनका पता होना चाहिए। सबसे पहले यदि हम रेडियन की बात करें, चलो मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि 2 पाई रेडियन बराबर कितना होता है बच्चों, आपका 2 पाई रेडियन बराबर होता है, वो होता है आपका 360 डिग्री। कभी भी यदि हम यहाँ से 1 रेडियन बराबर निकालें, 1 रेडियन बराबर तो कितना हो जाएगा, 2 पाई, 360/2 पाई। तो यहाँ से जब हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, तो ये 180 आ गया। तो यहाँ से कुछ समथिंग पॉइंटों में निकल कर आती है रेडियन की वैल्यू, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे कितनी आएगी। तो पाई से डिवाइड कर देंगे 180 को, तो 22/7 रख दे, वहाँ से वैल्यू रखकर आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो जो रेडियन बराबर आता है, आई थिंक जो यहाँ से निकल के आएगा 1 रेडियन बराबर, वो 27 डिग्री 17 मिनट, वो ये आता बच्चों 27 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। तो ये समथिंग आपको यहाँ से निकलता है कि 1 रेडियन बराबर इतना होता है। अब यदि हम बात करें कि आपका 1 डिग्री बराबर कितने मिनट या कितने सेकंड होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर होता है आपका बच्चों 60 मिनट। कितना होता है, 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर होता है आपका 60 सेकंड।
60 सेकंड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी क्या है, ये मेजरमेंट में ही आपको कैलकुलेशन देखने को मिलती है। जल्दी से इसको नोट करेंगे। उसके बाद आपका बच्चों आता है इसमें स्केल। चलिए, हमारे इसमें फिर आता दूसरा स्केल। हेडिंग डालेंगे स्केल, पैमाना। ठीक है, स्केल जो होता है ये क्या है, एक जो बड़े एरिया को, बड़ी एरिया को छोटे एरिया में ड्राइंग शीट पर या किसी भी शीट पर दर्शाने के लिए, बड़े एरिया को छोटे एरिया में दर्शाने के लिए स्केल का यूज किया जाता है, पैमाने का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो स्केल का फॉर्मूला होता है, यदि हम स्केल की बात करें, ठीक है, इसमें जो हमारी आरएफ वैल्यू होती है, स्केल का फॉर्मूला भी क्या होता है, यदि हम बात करें स्केल, तो स्केल बराबर होती है नक्शे पर दूरी, नक्शे पर जो दूरी होती है, नक्शे पर दूरी अपॉन क्षेत्र, ऐसे लिख सकते हैं, क्षेत्र की दूरी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जो स्केल का, यदि हम स्केल फाइंड आउट करते हैं, जो नक्शे पर दूरी दी गई है और जो क्षेत्र की दूरी होती है, वहां से हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। एक होती है अब बच्चों आपकी आरएफ, जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। कैपिटल लिखेंगे आरएफ, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इसकी भी फॉर्मूला क्या होता है आपका, सेम होता है कि जो नक्शे पर दूरी होती है, नक्शे पर दूरी अपॉन क्षेत्र की दूरी, ये भी आप बच्चों सेम ही होती है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये गलत है, इसकी दोबारा से लिख लो। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपकी आरएफ की वैल्यू फुल फॉर्म होती है, कि इसको आरएफ को ये कहते हैं। चलिए, अब आता है बच्चों पैमाने के प्रकार। हेडिंग दूसरा होता है पैमाने के प्रकार, पैमाने के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्केल। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्केल कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों आपका प्लेन स्केल, जिसको कहते हैं साधारण पैमाना। दूसरा होता है बच्चों आपका, लिखेंगे इसमें ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल। तीसरा होता है बच्चों आपका डायगोनल, डायगोनल स्केल। और चौथा होता है बच्चों वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। ठीक है, चौथा क्या होता है, वर्नियर स्केल। चलो इन्हें एक एक करके बच्चों हम पढ़ते हैं। तो मोस्टली हमारे जो सिलेबस में है बच्चों, दो तरीके के तीन तरीके के स्केल्स हैं, उनको हम यहाँ पे रीड करेंगे। सबसे पहले जो होता है बच्चों हमारा, जैसे कि हमारा प्लेन स्केल हो गया, इसके बारे में पढ़ते हैं, डायगोनल और ग्राफिकल, ये सॉरी वर्नियर। तो तीन तरीके के होते हैं, इनको हम यहाँ पे रीड करेंगे। होते चार तरीके, पर जो हमारे सिलेबस में हम पढ़ते हैं वो तीन तरीके के पढ़ेंगे।
जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद हम स्केल अपना स्टार्ट करते हैं एक। ठीक है, सबसे पहले हम प्लेन स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा जो स्केल होता है वो प्लेन स्केल होता है। प्लेन स्केल, इसको कहते हैं साधारण पैमाना। देखिए, जो नॉर्मल स्केल आपने देखा होगा, जो भी एक फीटा नॉर्मल स्केल होता है, जैसे कि इसमें mm और सेंटीमीटर की जो दूरी होती है, इसमें mm और सेंटीमीटर होती है, जिसमें 2 यूनिट हम लेते हैं, वो क्या कहता है, साधारण स्केल कहलाता है। ठीक है, लिख सकते हैं जो नॉर्मली, ठीक है, 2 यूनिट्स के लिए यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, साधारण स्केल कहते हैं। लिख सकते हैं, जैसे कि आप डेफिनेशन यदि लिखें इसकी, इसमें केवल 2 माप ही पढ़ी जाती है, तो माप ही पढ़ी जाती है। जैसे सेंटीमीटर, ठीक है, या तो मीटर या फिर सेंटीमीटर। तो 2 यूनिट ही पढ़ी जाएंगी, 2 से अधिक यूनिट नहीं पढ़ी जाती है। तो इस तरीके के जो स्केल को क्या कहते हैं, इस तरह के स्केल को प्लेन स्केल कहते हैं। ठीक है, देन यदि हम दूसरे स्केल की बात करें, दूसरा हमने पढ़ा होगा हमारा डायगोनली। दूसरा स्केल होता है बच्चों आपका डायगोनली, डायगोनल स्केल, जिसे कहते हैं बच्चों साधारण पैमाना, या फिर कहते हैं विकर्ण पैमाना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विकर्ण पैमाना बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, चलिए इसमें लिखेंगे हम इस स्केल में 3 माप पढ़ी जाती है। जैसे सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, या जैसे कि और यूनिट होगी, इंच हो गई, फुट हो गई, और आपका फ्लॉन्ग हो गया। तो इन तरीके से हम यूनिट में 3 यूनिट्स पढ़ी जाती हैं साथ साथ। ठीक है, या फिर आप फ्लॉन्ग नहीं ले सकते, इसमें गज लिख दो, गज, क्योंकि इसके बाद आता फुट, के बाद आता इंच, फुट और गज आदि। 3 मेजर किए जाते हैं। ऐसे स्केल को डायगोनल स्केल कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है बच्चों आपका, तीसरा होता है वर्नियर स्केल। तीसरा कौन सा होता है आपका बच्चों, वर्नियर स्केल। जल्दी से नोट कर लो इसके बाद। लिखिए, देखिए तीसरा क्या है आपका, वर्नियर स्केल।
चलो इसमें जल्दी से इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद हम ना आगे चलते हैं बच्चों। नोट कर लीजिए, तीसरी हैंड डालेंगे वर्नियर स्केल। लिखेंगे यह स्केल बहुत अधिक परिशुद्ध स्केल है। इसमें स्केल पर डिवीजन तथा आरएफ की द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। इसका मैं डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, ये आपने लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम इसका डायग्राम थोड़ा समझते हैं वर्नियर स्केल का, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, वर्नियर स्केल को समझने के लिए हमारे दो स्केल यूज करते हैं, जैसे कि एक स्केल ये हो गया, एक स्केल ये हो गया, ठीक है। यहाँ से ये रीडिंग यहाँ पर सपोज 8 है, फिर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी है, ये कोई बस इस तरीके से रैंडमली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर दूसरा एक स्केल और चलता है इसी के साथ में, ये वाला स्केल, ठीक है। एक स्केल और होता है जिसको एक होता है डिवीजन, जो डिवाइड होता है किसमें, पार्टों में, और जिसको बोलते हैं वर्नियर। और एक होता है स्केल, ठीक है। जो ये ऊपर वाला होता है ये होता है वर्नियर। क्या होता है, वर्नियर। और इसमें क्या होती है, ये आपका क्या होता है, रिप्रेजेंट फ्रैक्शन होती है, जो आपकी जहाँ पे भी रुकता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो बस इसको यहाँ से यहाँ तक की मेजर कर ली जाती है कि इतनी है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस फिक्स होती है। या इसके जो मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट में जहाँ पे भी क्रॉस कर रहा होगा वो रीडिंग नोट कर ली जाती है। तो इसकी एक्यूरेसी क्या होता है, बहुत शुद्ध होती है। इसकी परिशुद्ध स्केल होता है, मतलब ये एक्यूरेट स्केल होता है, एक्यूरेट स्केल होता है, ठीक है। ये परिशुद्ध पैमाना होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको पूरा बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए, यहाँ तक नोट करेंगे। इसके बाद बच्चों आपके जो पहला चैप्टर है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यदि कोई टॉपिक और बचा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।